हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल। तो अभी तक मैंने आपकी ज्योग्राफी के पार्ट का 2 चैप्टर खत्म कर दिया है। तीसरा चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूं और इसके बाद एक चैप्टर और ज्योग्राफी से पढ़ाऊंगा जो कि कल या परसों में ही वीडियो आ जाएगा। पहले तो आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जो 4 दिन के बाद वीडियो आ रही है, तो ऐसा कुछ रीजन था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल सका। वो ऐसा होगा नहीं क्योंकि तबीयत वगैरह खराब हो जाता है, तो इसका अपने हाथ में नहीं रहता। तो फिर मैं ये 4 चैप्टर खत्म करने के बाद आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री में आपको 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा, लास्ट प्रिंट एंड कल्चर, मॉडर्न वर्ल्ड, उसके बाद ज्योग्राफी में, उसके बाद मैं फिर सिविक्स स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्स, हमारी ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर है। तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं कि वाटर एज अ रिसोर्स, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको कैसे कंजर्व करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, सब चीज समझेंगे। इसमें हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है वो इस तरह है। हमको वाटर एज अ रिन्यूएबल रिसोर्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि वाटर क्या है, वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। उसके बाद पढ़ना है वाटर स्कैर्सिटी एंड इट्स कॉजेज, पानी की कमी क्यों हो जाती है और उसके कारण क्या क्या है, क्या उसके कारण क्या क्या है। ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद नीड फॉर कंजर्वेशन, अगर कोई चीज क्या होगा, डिग्रेड होगा या खत्म होगा, तो उसे हम क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे या मैनेज करेंगे। तो वाटर का कंजर्वेशन मैनेजमेंट पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कि इंडिया में एंशियंट टाइम से ही क्या किया जा रहा है, वाटर को मैनेज किया जा रहा है। वो किसके थ्रू किया जा रहा है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के थ्रू। हम क्या करते हैं, हम इस वाटर को मैनेज करने के लिए कुछ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो उन्हीं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना है। फिर बेनिफिट्स एंड क्रिटिसिज्म कॉन्फ्लिक्ट पढ़ना है, यानी कि एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स के बारे में पढ़ना है। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है ट्रेडिशनल मॉडर्न सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, फिर लास्ट में मैप करेंगे और एनसीईआरटी के कुछ एक्टिविटीज और पीवाई को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर चलो हम चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक है, वो टॉपिक है क्या है, वाटर अ रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर को एक टर्म दिया जाता है। वाटर को क्या बोला जाता है, वाटर को टर्म दिया जाता है, क्या दिया जाता है, वाटर को टर्म दिया जाता है कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स याद करो क्या होता है, पहले चैप्टर में आपको मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में, कि ऐसा रिसोर्स जो क्या होता रहे, हमेशा रिचार्ज होता रहे या दोबारा बनता रहे या रिन्यू होता रहे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। तो वाटर को क्या बोला जा रहा है, वाटर को बोला जा रहा है भाई वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, वाटर रिसोर्स एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है सर, अब पढ़ते हैं हम लोग। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। हम अपने अर्थ की बात करें तो हमारे 3/4 पार्ट अर्थ का जो लैंड सरफेस है ना, उसका वो पानी से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, स्मॉल प्रोपोर्शन इज अ फ्रेश वाटर दैट वी कैन पुट टू यूज। लेकिन इस 75% ये जो है ना हमारा अर्थ सरफेस, वो क्या है, वाटर है। इसके बावजूद भी क्या हो रहा है कि इसका एक बहुत छोटा सा प्रोपोर्शन हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यानी कि ये बोल दिया जाएगा कि 97.5% जो वाटर है भाई ना, कितना, 97.5% वाटर, ये पता है कैसा है, ये है ओशन में, या यूज नहीं कर सकते हम उनको। 2.5% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है। वो क्या है, फ्रेश वाटर है। इसका भी 0.5% वाटर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो बोलो इसका 2% कहां गया, तो ये 0.5 हटा दो, ये 2% जो वाटर है ना, ये ग्लेशियर या आइस कैप के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, आइस कैप के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, आइस कैप के फॉर्म में है। ठीक है भाई, समझ में आया, क्या समझा सर, बोला कि 75% हमारा जो टोटल अर्थ सरफेस है वो पानी से घिरा हुआ है, लेकिन उसका कुछ ही प्रोपोर्शन हम क्या करते हैं, अपने डेली लाइफ में यूज कर पाते हैं। ठीक है भाई, ठीक है सर। तो क्यों कर पाते हैं, अब सुनो, ये जो वाटर है, मान लो जितना भी 100% वाटर अवेलेबल है, ठीक है, जितना भी क्या है 100% वाटर अवेलेबल है, उसका 97.5% वो यूज करने लायक नहीं है, वो ओशियंस में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 2.5% फ्रेश वाटर, जिसका
2% वाटर क्या है ग्लेशियर और आइस कैप के फॉर्म में है, आई बात समझ में, और 0.5% वाटर को हम यूज करते हैं, जो कि क्या है, जो कि है यूजेबल फ्रेश वाटर इज ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम द सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर, यानी कि 0.5% क्या है, या तो ये रिवर का वाटर है, या तो ये पोन्स का है, वेल्स, या तो अंडरग्राउंड वाटर है, या तो आई भाई, आई बात समझ में भाई, क्या है, या तो वो अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है। अ फ्रेश वाटर इज कंटिन्यूअली रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। बोला जा रहा है कि ये जो फ्रेश वाटर है ना, वो रिचार्ज होता रहता है या रिन्यू होता रहता है, कैसे, थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब हम लोग समझते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है। तो याद करो जब आप लोग छोटे छोटे होते थे, कैसे होते थे, आप लोग जब छोटे छोटे होते थे तो आप एक टर्म पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, वाटर साइकिल पढ़ते थे। इसी वाटर साइकिल को ही क्या बोला जाता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। यानी कि ये जो सरफेस वाटर है, सरफेस, क्या ये क्या है, ये सरफेस वाटर जो है, सरफेस वाटर जो है, जैसे ओशियन का सरफेस हो गया, इसके ऊपर क्या चमकता है, इसके ऊपर बहुत तेजी से चमकता है क्या, सन। क्या चमकता है, सन चमकता है। अब सन के चमकने से ये क्या होता है, ये वेपर में कन्वर्ट होता है और इसका इवापोरेशन होता है, यानी कि ये वेपर बन करके ऊपर उठता है। ऊपर एक हद तक उठने के बाद ये वहां पे इसका क्या होता है, इसका कंडेंसेशन होता है, ठीक। इस पानी का क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। उसके बाद फिर कंडेंसेशन होने के बाद इसका क्या होता है, इसका होता है प्रिसिपिटेशन होता है। आई बात समझ में, क्या होता है, प्रिसिपिटेशन होता है, यानी कि ये रेन के फॉर्म में, ये स्नोफॉल के फॉर्म में, या ये फॉग और फ्रॉस्ट के फॉर्म में नीचे आता है। क्या आता है, या तो रेन के फॉर्म में, या तो स्नोफॉल के फॉर्म में, या तो फॉग और फ्रॉस्ट के फॉर्म में ये नीचे आता है, तो इसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। और ये क्या करता है, नीचे आकर के इनफिल्टर करता है, सरफेस रनऑफ बनता है, इनफिल्टर होता है, यानी जमीन के अंदर जाता है, और ये रिचार्ज करता है, बट जिससे कि रिन्यूड एबिलिटी आ जाती है वाटर के अंदर, ठीक है। क्या आता है, रिन्यूड एबिलिटी आ जाती है वाटर के अंदर, ठीक है भाई। देयरफॉर वाटर इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि वाटर क्या है, वाटर एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। क्या है, वाटर एक क्या है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। आई बात समझ में, ठीक। बट रिन्यूएबिलिटी डज नॉट गारंटेड इक्वल अवेलेबिलिटी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि ये जो वाटर है वो इक्वली अवेलेबल है हर जगह पे। रिन्यू तो होता है लेकिन हर जगह अवेलेबल हो, ये सही बात नहीं है। यानी कि कुछ जगहों पे क्या होता होगा, वाटर स्कैर्सिटी होती होगी, पानी की कमी होती होगी, जहां अवेलेबल नहीं है वहां पे क्या हो जाएगा, पानी की कमी। अब जैसे ही ये शब्द बोला जाता है तुरंत आपको क्या याद आता है, आपको याद आता है सूखे वाला दिन, ड्रॉट प्रोन एरियाज याद आते हैं, जहां पे लोग पानी के लिए मोहताज होते हैं, पानी के लिए तरसते हैं ना। आपको यही तुरंत याद आता है कि अवेलेबिलिटी का क्या मतलब, पानी नहीं है, और तुरंत आपको याद आएगा, आप क्या विजुअलाइज करेंगे, आप विजुअलाइज करेंगे वो इलाका जो ड्रॉट प्रोन हो, जहां पे सूखे की खतरा होती है, हमेशा सूखे वाले इलाकों को याद करेंगे। या मोर डिटेल एग्जांपल, जैसे राजस्थान का एग्जांपल ले लो, वहां पे क्या होती हैं, औरतें मटका लेकर के बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, किस चीज के लिए, पानी भर के लाने के लिए ट्रेवल करती हैं। किस चीज के लिए ट्रेवल करती हैं भाई, पानी भर के लाने के लिए ट्रेवल करती हैं, ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच फ्रेश वाटर फॉर देयर हाउस होल्ड्स। Women in Rajasthan traveling long distance to fetch fresh water for their household uses. Got it? Okay. अब ये बोला जाता है इट इज प्रिडिक्टेड दैट बाय 2025, यानी कि 2025 आते आते नियरली 2 बिलियन पीपल विल लिव इन एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी। क्या आ जाएगी, पानी की समस्या हो जाएगी 2025 आते आते। कितने लोगों के लिए, 2 बिलियन पीपल्स क्या हो जाएंगे, वाटर स्कैर्सिटी के अंडर आ जाएंगे, पानी की समस्या हो जाएगी 2 बिलियन लोगों को। सोचो कितनी बड़ी संख्या है, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, 2 बिलियन पॉपुलेशन, ठीक है। क्यों होता है, कैसे होता है,
सब बताऊंगा मैं इसी चैप्टर में आप लोग को। ठीक है भाई, सारी चीजें आप लोग को इसी चैप्टर में बताऊंगा। अब पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं वाटर स्कैर्सिटी क्या होती है, पानी की कमी क्या होती है, पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलो। वाई वाटर स्कैर्सिटी इज अ ग्लोबल कंसर्न, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक समस्या क्यों बनी हुई है वाटर स्कैर्सिटी। ठीक है, बोला जाता है रिन्यूएबिलिटी डज नॉट प्रिवेंट लोकल और रीजनल शॉर्टेज। पानी तो रिन्यू होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पानी हर जगह, वाटर हर जगह रिन्यू होता रहेगा, हर जगह रिचार्ज होता रहेगा, या पानी इक्वली हर जगह पे अवेलेबल हो जाएगा। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं होता है। जहां बारिश नहीं हो रही है वहां पानी नहीं पहुंचेगा। ऐसे सूखे वाले इलाके, भले ही वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन क्या यहां पे है वो अवेलेबल है, नहीं है, तो वहां क्या हो जाएगा, वाटर स्कैर्सिटी हो जाएगा। चलो एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। वाटर स्कैर्सिटी क्रिएटेड या सिचुएशन ऑफ वाटर स्कैर्सिटी अराइज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। जब वाटर क्या हो, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, यानी कि वाटर अवेलेबिलिटी वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम बिकॉज सीजन एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज। यानी कि हर जगह की समस्या, हर जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन एक जैसी नहीं होती है, और हर टाइम की क्लाइमेटिक कंडीशन एक जैसी, वेदर कंडीशन एक जैसी नहीं होती, क्लाइमेटिक कंडीशन एक जगह एक जैसी नहीं होती। यानी कि हम क्या पढ़ते हैं, हमारे एनवायरमेंट का, हमारे इस क्लाइमेट का क्या है, सीजन है, वेदरिंग सीजन है। कैसे, हमारे पास रेनी सीजन है, विंटर सीजन है, तो रेनी सीजन में ही केवल रेन होगा, तो बाकी सीजन में क्या होगा, बाकी सीजन में रेन नहीं होगा। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगी, थोड़ी बहुत पानी की समस्या में भी हो सकती है। ठीक है, जहां पे रिसोर्सेज अवेलेबल है, वाटर बॉडी है, वहां नहीं होगी। कुछ इलाके जहां बारिश कम होती है वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आई बात समझे, वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है भाई, ठीक। और ये जगह के हिसाब से भी वेरीज करती है। जैसे राजस्थान के इलाके में, राजस्थान का डेजर्ट एरिया, वहां बारिश कम होती है, तो वहां भी पानी की समस्या हो सकती है। यानी कि इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि कुछ टाइम तक पानी अवेलेबल ना हो, या कुछ जगहों पे पानी अवेलेबल ना हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा रीजन है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से क्या होता है, वाटर स्कैर्सिटी होता है। क्या होता है, सुनो भाई, इन मेनी केसेस scarcity is caused by excessive use and extraction, not simply by local rainfall। क्या होता है, जब हम जरूरत से ज्यादा, मोर देन कंजम्पशन, वाटर को वेस्ट करने लगते हैं ना, मोर देन कंजम्पशन जब वाटर को वेस्ट करने लगते हैं ना, तो भाई ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में वाटर स्कैर्सिटी हो जाता है। या हमने बहुत ज्यादा यूज कर डाला, बहुत ज्यादा पानी को कम कर डाला, तो क्या हो जाएगा, वाटर स्कैर्सिटी हो जाएगा। ठीक है, अनइक्वल एक्सेस, कुछ सोसाइटी या कुछ सोशल ग्रुप ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, जो वाटर बॉडीज को एक्सेस नहीं कर सकते, तो उनके लिए वाटर स्कैर्सिटी। पॉपुलेशन प्रेशर, अ लार्ज पॉपुलेशन नीड्स वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज एंड टू प्रोड्यूस मोर फूड। जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, क्या बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या रिसोर्सेज बढ़ते हैं, नहीं, रिसोर्सेज क्या रहते हैं, रिसोर्सेज स्टेगनेंट रहते हैं। तो ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाने की वजह से डोमेस्टिक यूजेस के लिए पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जा रही है। इसके साथ साथ ज्यादा फूड को ग्रो करना पड़ेगा। ज्यादा फूड ग्रो करने का क्या मतलब, कि बारिश के टाइम पे तो हम जो फसलें लगा रहे हैं वहां तो काम चल जा रहा है, ठीक है, लेकिन ड्राई सीजन्स में जब हम खेती कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ रहा है, इरिगेशन करना पड़ रहा है। या जहां हम पहले 1 बीघे खेत में अपने घर का गुजारा कर लेते थे खेती करके, अब हमारे पॉपुलेशन, हमारे फैमिली के साइज को बढ़ जाने की वजह से हमको ज्यादा एग्रीकल्चर फील्ड बढ़ाना पड़ रहा है, ज्यादा एग्रीकल्चर फील्ड बनाना पड़ रहा है। इसका मतलब इरिगेटेड एरिया बढ़ रहा है, तो इरिगेटेड एरिया क्या करता है, ग्राउंड वाटर पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, ठीक है ना भाई। तो दीज आर द कॉजेस ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। ये सब क्या है, ये सब कॉज है वाटर स्कैर्सिटी के। आई बात समझ में, बिठा लो एकदम दिमाग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग,
टाइप ऑफ वाटर स्कैरसिटी पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप ऑफ वाटर स्कैरसिटी, ठीक है, टाइप ऑफ वाटर स्कैरसिटी पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं वाटर स्कैरसिटी आपके एनसीईआरटी में दो टाइप से कैटेगराइज किया गया है। एक होता है क्वांटिटेटिव, एक क्या होता है क्वांटिटेटिव, और एक क्या होता है क्वालिटेटिव। एक क्या होता है क्वालिटेटिव, यानी कि जहां क्वांटिटी नहीं अवेलेबल वहां पे क्वांटिटेटिव, और जहां पे पानी है लेकिन यूज नहीं करने लायक है, उसकी क्वालिटी खराब है, वो क्या हो गया क्वालिटेटिव। आई बात समझ में? आई बात समझ में भाई? चलो ठीक। वाटर स्कैरसिटी क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। चलो, क्वांटिटिव वाटर स्कैरसिटी क्या होता है, डेफिनेशन देखिए। अवेलेबल वाटर इज इनसफिशिएंट टू मीट डिमांड, पहला रीजन। डिफिनेशन इसका क्या होगा कि जितना वाटर, जितना पानी अवेलेबल है वो हमारे यूज के लिए इनफ नहीं है। क्या नहीं है? हमारे यूज के लिए इनफ नहीं है, उससे हमारी जो जरूरतें नहीं पूरी हो रही हैं, तो वो हो जाएगा क्वांटिटेटिव वाटर स्कैरसिटी। क्या हो जाएगा? क्वांटिटेटिव वाटर स्कैरसिटी। क्या हो जाएगा भाई? क्वांटिटी नहीं है उतनी, है ना? ठीक है, बहुत समझदार बच्चे हैं भाई। यानी अब ऐसा होता है क्या, कॉजेज इंक्लूड, जब पानी बारिश कम हो जाए, या हमने बहुत ज्यादा क्या कर लिया, एक्सट्रैक्शन कर लिया, ग्राउंड वाटर को ज्यादा निकाल लिया, या हाई डिमांड एंड अनइक्वल एक्सेस, डिमांड ज्यादा है या अनइक्वल एक्सेस है, तो इस सब की वजह से क्या हो जाएगा, जो एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जिनको नहीं करने दिया जा रहा है, उनके लिए क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव वाटर स्कैरसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्वांटिटेटिव वाटर स्कैरसिटी हो जाएगी। ठीक है भाई। अगला आता है क्वालिटेटिव वाटर स्कैरसिटी। क्या आता है? क्या आता है भाई? क्वालिटेटिव वाटर स्कैरसिटी। ठीक है, वाटर एग्जिस्टेड इन सफिशिएंट क्वांटिटी, पानी जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में है, बट पॉल्यूशन मेक इट अनसेफ, लेकिन वो पानी क्या हो चुका है, वो पानी खराब हो चुका है और उस पानी को हम यूज नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? उस पानी की क्वालिटी खराब हो चुकी है, क्वांटिटी में तो है लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं है, यूज करने लायक नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी क्वालिटी खराब हो गई है, इसलिए उसको बोलेंगे क्वालिटेटिव वाटर स्कैरसिटी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर के डोमेस्टिक वेस्ट को हम रिवर्स में डाल देते हैं, ले जाकर के पॉन्ड्स में डाल देते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिवर्स और पॉन्ड्स में डाल देते हैं भाई, ठीक है। और जब हम अपने खेतों में खाद डालते हैं, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक दवाइयां छिड़कते हैं, पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, तो ये सब बह करके कहाँ जाते हैं, इसी रिवर और पॉन्ड में जाते हैं। तो वहां पे ये इस वाटर बॉडी के क्या करते हैं, वाटर बॉडी के क्वालिटी को बिल्कुल खराब कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में बोला जाता है कि ये क्या हो जाता है, क्वालिटेटिव वाटर स्कैरसिटी हो जाता है। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, अ रीजन कैन हैव हाई रेनफॉल, एक जगह ऐसा है कि वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती हो, स्टिल सफर फ्रॉम स्कैरसिटी, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, वहां पे पानी की समस्या बनी रह रही है, इफ इट्स वाटर इज पॉल्यूटेड और डिमांड इज वेरी हाई। मान लो कि एक जगह पे बारिश बहुत अच्छी खासी हो गई, लेकिन वहां पे डिमांड इतना ज्यादा है कि अच्छी खासी बारिश होने के बाद भी पानी कमी हो जाए। ऐसा नहीं कि जहां बारिश होगी वहां वाटर स्कैरसिटी नहीं होगी। दो रीजन, वहां भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आ जाएगा। कैसे? कि मान लो वहां की डिमांड ज्यादा है और बहुत अच्छी बारिश होने के बाद भी डिमांड नहीं मीट हो पा रहा है, तो ऐसे में फुलफिल हो पा रहा है, तो ऐसे में क्या बोलेंगे कि वहां पे वाटर स्कैरसिटी हो गई। या पानी हुई लेकिन वो पॉल्यूटेड हो चुकी है, फिर भी हम उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी वाटर स्कैरसिटी हो जाएगा। समझ में आया भाई? बहुत अच्छे, वेरी गुड, सब समझ में आ रहा है आप लोग को। समझदार जो हो भाई, हल्के में थोड़ी ना ले सकता है कोई आपको, बहुत समझदार हो भाई। चलो, एग्रीकल्चर द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर, एक छोटा सा केस स्टडी देखते हैं हम लोग, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज डिमांड फॉर फूड एज वेल एज डोमेस्टिक वाटर,
ठीक है। जब हम लोग क्या, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ये पॉपुलेशन हमारी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो जो डिमांड है हमारा वो भी बढ़ जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रहा है। डिमांड बढ़ रहा है किन किन चीजों का, खाने पीने की चीजों का डिमांड बढ़ रहा है भाई। और डोमेस्टिक वाटर का ये जो यूज है, डोमेस्टिक यूज है जो वाटर का, उसका भी डिमांड बढ़ जा रहा है भाई। ठीक है, बढ़ जा रहा है। तो टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन इरिगेटेड एरियाज हैव एक्सपेंडेड। तो इस फूड डिमांड जो इंक्रीज हो गई है उसको, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसके फुलफिल करने के लिए डिमांड को, हमको क्या करना है, इरिगेटेड एरियाज को एक्सपैंड करना पड़ रहा है। यानी हमारे इतने खेत में खेती होती थी, सिंचाई होती थी, अब इतना कर डाला हमने। ठीक है, अब क्या हुआ इससे, स्पेशली फॉर ड्राई सीजन एग्रीकल्चर, और सबसे ज्यादा क्या कि जब बारिश ही नहीं हो रही तो हमको केवल सिंचाई करना है, तो ऐसे टाइम पे ये सब क्या कर रहा है, इरिगेटेड एग्रीकल्चर इज आइडेंटिफाइड एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। तो जो सिंचाई से हम खेती कर रहे हैं ना, उस वो सबसे ज्यादा पानी यूज कर रहा है खेती के लिए। ठीक है, फार्मर्स ऑफन यूज कैसे, वेल्स को, कुएं के मदद से, ट्यूबवेल्स की मदद से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वाटर को बहुत बढ़ चढ़ के यूज कर रहे हैं। ओवर पंपिंग कैन लोअर ग्राउंड वाटर, यानी कि हमने क्या कर रहे हैं, हमने ट्यूबवेल्स बनवाया और हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को पंप करके बाहर निकाल रहे हैं, जिसके वजह से जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल डाउन हो जा रहा है, उसका लेवल नीचे चला जा रहा है। ठीक है, एंड अफेक्ट्स लॉन्ग टर्म वाटर एंड फूड सिक्योरिटी, और इसकी वजह से हमारा वाटर सिक्योरिटी, इसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी दोनों क्या हो जा रहा है, अफेक्टेड हो जा रहा है। ठीक है, दोनों अफेक्टेड हो जा रहा है। अब ऐसा इसमें रिस्पॉन्स क्या करना चाहिए हमको, ड्रॉथ रेजिस्टेंस क्रॉप एंड ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स एज अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्स। हमको क्या करना चाहिए, हमको ड्राई सीजन, हमको ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना चाहिए, यानी कि कम से कम पानी वेस्ट हो सिंचाई में, और ड्रॉथ रेजिस्टेंस क्रॉप, ऐसे फसलें जो कम पानी रिक्वायर्ड करती हो, ऐसे फसलों को लगाना चाहिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन, ये भी सुनिए भाई, वाटर एंड एनर्जी डिमांड रेनफोर्स ईच अदर, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बढ़ा रही है। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटी बट इंक्रीज प्रेशर ऑन फ्रेश वाटर। भारत के आजाद होने के बाद भाई, भारत के आजाद होने के बाद क्या बढ़ता है, भारत के आजाद होने के बाद इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं, बड़े बड़े शहर बनना स्टार्ट होते हैं, तो इससे लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी एक्टिविटी करने को। लेकिन इसके साथ साथ एक समस्या आता है, जो क्या है, फ्रेश वाटर पे प्रेशर बनना। ठीक है, इंडस्ट्रीज आर हैवी यूजर ऑफ वाटर एंड ऑल्सो नीड पावर। इंडस्ट्रीज को चलने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है। ठीक है, जैसे मशीनों को ठंडा करने, प्रोडक्ट्स को साफ करने के लिए, धुलाई के लिए, सब क्या क्या चाहिए, पानी की जरूरत चाहिए। इसके साथ साथ मशीनों को चलने के लिए पावर सप्लाई की जरूरत है, और ये बोला जाता है द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एज अ इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, यानी कि 22% इलेक्ट्रिसिटी वो कौन प्रोवाइड करता है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के हेल्प से 22% अवेलेबिलिटी करवाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी की इंडिया में। तो बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है भाई, पावर की। द इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन वाटर रिसोर्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इससे हमको क्या दिखता है कि वाटर रिसोर्स के बीच में और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, वो क्या है, इंडस्ट्रीज। अर्बन सेंटर्स विथ डेंस पॉपुलेशन एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल इंक्रीज डोमेस्टिक वाटर डिमांड। हमारे रहन सहन से अर्बन सेंटर्स की रहन सहन बहुत अलग है। ठीक है, अब देखो हमारे गांव में क्या होती है, हमारे गांव में 60 70 80 घर हैं, 90 घर हैं, 100 घर हैं, 200 घर हैं, और वहां पे एक एक क्या लगा है, हैंडपंप लगा हुआ है, उस हैंडपंप से निकाल रहे हैं लोग। लेकिन ये जो शहरों में कॉलोनीज होती हैं, उनके एक एक बिल्डिंग में 200 300 फ्लैट होता है, और हर जगह पानी का यूज हो रहा है। यानी कि जिस एक गांव में 1000 लोग रहते थे, यहां शहरों में 2 बिल्डिंग में 1000 लोग रह रहे हैं, और कॉलोनीज में 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग नहीं होती, बड़ी बड़ी कई सारी बिल्डिंग होती है। तो वहां पे जो
पॉपुलेशन डिमांड है वाटर को लेकर के बहुत ज्यादा है, ये बात समझ में, बहुत ज्यादा है। मेनी अर्बन हाउसिंग कॉलोनीज यूज ग्राउंड वाटर पंपिंग सिस्टम, बहुत सारे ऐसे हाउसिंग कॉलोनीज जहां पे ग्राउंड वाटर पंपिंग सिस्टम को लगाया गया है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन हैज कॉज्ड डिप्लीशन ऑफ द फर्टाइल वाटर रिसोर्सेज इन सेवरल सिटीज। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो फर्टाइल हो जा रही हैं, बर्बाद हो जा रही हैं। आई बात समझ में, बहुत सारी ऐसे शहर हैं, हाउसिंग कॉलोनीज हैं, जिनके वजह से वहां का वाटर रिसोर्स ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है। ठीक, अब देखो पॉपुलेशन क्वालिटेटिव वाटर स्कैर्सिटी को कैसे अराइज करता है। ठीक है, इवन अवेलेबल वाटर में नॉट यूजेबल, वाटर अवेलेबल है फिर भी हम वाटर को यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई, सही है ना, नहीं कर सकते हैं। ठीक, डोमेस्टिक सोर्स अनट्रीटेड सीवेज एंड हाउस होल्ड वेस्ट कैन कंटामिनेट रिवर, लेक, ग्राउंड वाटर। अनट्रीटेड जो वेस्ट है, चाहे वो नालियों का पानी हो या अदर इफ्लुएंट्स हो, वो सब क्या कर रहे हैं, बिना किसी ट्रीटमेंट के नदियों में, तालाब, झीलों में, ग्राउंड वाटर में क्या कर दिया, डायरेक्टली छोड़ दिया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, क्वालिटेटिव वाटर स्कैर्सिटी आ रही है। इंडस्ट्रियल सोर्सेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकल्स कैन मेक फ्रेश वाटर हजार्डियस, खतरनाक बना दे रहा है फ्रेश वाटर को। ठीक है, एग्रीकल्चर सोर्सेज, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स कैन इंटर वाटर बॉडीज एंड ग्राउंड वाटर, ये भी वाटर बॉडी या ग्राउंड वाटर में इंटर करके क्या कर रहा है, वो खराब कर दे रहा है पानी को। ठीक है, तो जब पानी खराब हो जा रही है, यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि वो क्या हो गया है, क्या हो गया है, क्वालिटेटिव वाटर स्कैर्सिटी आ गई वहां पे। अब देखो जल जीवन मिशन, प्रायोरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन प्रायोरिटी टू इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे राइट टू लाइफ एक हमारा अधिकार है और इसको हमको दिलाना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट उस पर ध्यान भी दे रही है, जिससे हमारी लाइफ की क्वालिटी अच्छी हो जाए एंड इजी ऑफ लिविंग स्पेशली इन रूरल एरियाज। और खास करके कहाँ फोकस किया जा रहा है, रूरल, ग्रामीण क्षेत्रों में। गोल क्या है जल जीवन मिशन का, assured supply of potable pipe water to every rural household with function tap connection। क्या हो रहा है कि गांव में एक बड़ा सा वाटर टैंक बन रहा है और इस वाटर टैंक से पूरे गांव में क्या किया जा रहा है, पाइप बिछाया जा रहा है और लोगों के घरों पे टैप कनेक्शन दिया जा रहा है, टूटी लगवाई जा रही है। ठीक है, और लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे पानी यूज कर रहे हैं। एक एक बंदे के लिए 55 लीटर पर कैपिटा पर डे, यानी कि एक एक बंदे के यूज के लिए 55 लीटर एक दिन में दिया जाता है गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, सर्विस चैप्टर सिटीज, चैप्टर साइट्स अ टारगेट ऑफ 55 लीटर पर कैपिटा पर डे ऑन रेगुलर लॉन्ग टर्म बेसिस, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक एक व्यक्ति के लिए 55 लीटर पानी प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है, ये किससे पता चलता है, सोर्स बाय एनसीईआरटी इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था 2021 में। ठीक है, अब कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, वाटर कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। एनसीईआरटी कहता है कि वाटर क्या है, हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ है, हमारे खाने पीने की चीजों से जुड़ा हुआ है, हमारी जीविका से जुड़ा हुआ है और सीधा सीधा हमारे इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है पानी। ठीक है, सेफ गार्ड पीपल्स फ्रॉम, लोगों को बचाने के लिए उनकी तबीयत ना खराब हो जाए, समस्या ना, हेल्थ हजार्ड कॉज बाय अनसेफ वाटर। हमको कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, कंजर्वेशन वाटर की जरूरी है कि हम लोग क्या करें, अपने आप को पानी के होने वाले डिजीजेस से बचा सकें। इसलिए हमको क्या करना है, लोगों को सुरक्षित रखने के लिए वाटर कंजर्वेशन करना जरूरी है। इंश्योर्ड फूड सिक्योरिटी एंड continuity of livelihoods and productive activities। पहली बात, हमारी जीविका चलती रहे,
हम क्या कर सकें, खेतों में प्रोडक्शन कर सकें, फूड ग्रो कर सकें, इसके लिए, और हमारी जो अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो सब दुरुस्त तरीके से चलते रहे, इसलिए पानी को कंजर्व करना जरूरी है। ठीक है। प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, पानी खराब होने की वजह से क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, तो नेचुरल इकोसिस्टम को बचाने के लिए रिड्यूस ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड मैनेजमेंट, क्या करेंगे हम, ओवर एक्सप्लॉयटेशन वाटर को चेक करेंगे, रोकेंगे और पानी को मैनेज करेंगे। ठीक है ना, पानी को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। आई बात समझ में, पानी को मैनेज करेंगे। ठीक है। प्रोटेक्ट वाटर रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन, और सस्टेनेबल यूज करेंगे पानी का, पानी का सस्टेनेबल यूज करेंगे। बैठ दो। ठीक है, सस्टेनेबल यूज करेंगे। ट्रीट वाटर एज अ शेयर्ड रिसोर्स रिक्वायरिंग रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, अगर हम इसको एक शेयर्ड रिसोर्स माने कि सबके लिए जरूरी है, इसके लिए हमको क्या करना है, पानी को कंजर्व या पानी को मैनेज करना जरूरी है। ठीक है, आई बात समझ में। अब पढ़ते हैं हम लोग एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, आज का लास्ट टॉपिक है ये हमारा। ठीक, इसके बाद यहीं से आधे घंटे का और चैप्टर रहेगा, उसको मैं कल आप लोग को खत्म कर दूंगा। ठीक है भाई। एनसीईआरटी हमको ये बता रही है कि वाटर मैनेजमेंट इंडिया में नया नहीं है, ये बहुत पहले के टाइम से चलता चला रहा है, एंशिएंट टाइम से वाटर मैनेज किया जा रहा है इंडिया में। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल्स दे करके बताता हूं। जैसे फर्स्ट सेंचुरी से ही वाटर मैनेजमेंट, फर्स्ट सेंचुरी बीसी, सिंगपुरा नियर इलाहाबाद, वहां पे क्या किया गया, सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ चैनलिंग फूड वाटर फॉर चैनलिंग फ्लड वाटर ऑफ गंगा, यानी कि गंगा नदी की वजह से जो इलाहाबाद में बाढ़ आ जाता था ना, प्रेजेंट टाइम इसको प्रयागराज बोलते हैं, तो उससे मैनेज किया जाए, कैसे बाढ़ से बचाया जाए, इसके लिए पहले ही हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनवाया गया था, फर्स्ट सेंचुरी में ही बनवाया गया था। आई बात समझ में। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी डैम्स बनवाए गए, लेक्स बनवाए गए एंड इंटीग्रेशन इरिगेशन सिस्टम को बनाया गया, बहुत बढ़ चढ़ के ये सब काम किया गया। ठीक है, कलिंग उड़ीसा, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, वेन्नूर कर्नाटक, कोल्हापुर महाराष्ट्र। ठीक, एविडेंसेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क, ये बताया गया कि यहाँ पे इन जगहों पे सिंचाई के बहुत अच्छे अच्छे क्या बनाए गए हैं, मीडियम्स बनवाए गए थे। ठीक है। 11th सेंचुरी, भोपाल लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम, अपने टाइम का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक था, जो किसके लिए बनाया गया था, वाटर मैनेजमेंट के लिए बनवाया गया। ठीक है। 14th सेंचुरी, हाउस खान टैंक दिल्ली में बनवाया गया था भाई, कौन बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था, किस चीज के लिए, फॉर सप्लाइंग वाटर टू द श्री फोर्ट एरिया, श्री फोर्ट एरिया में पानी सप्लाई करने के लिए उसने एक टैंक बनवाया था जिसका नाम था हाउस खास टैंक। कहां बनवाया था, दिल्ली में। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो, फ्रॉम ट्रेडिशनल हाइड्रोलिक वर्क्स टू मॉडर्न डैम्स, कैसे ये ट्रेडिशनल हाइड्रोलिक वर्क से धीरे धीरे इंडिया मॉडर्न डैम्स की तरफ चली गई, ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करिए अच्छे से, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आप लोगों को कि कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मैप वर्क के साथ और पीवाई के क्वेश्चन डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।